औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने करंट अफेयर का सिलसिला शुरू किया हुआ है। उस सिलसिले की आज तीसरी एपिसोड है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि हर वीक के अंदर होने वाली जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। ये जो आज का टॉपिक है वो है चेंजिंग रीजनल पर्सपेक्टिव एंड पाकिस्तान। ये एक्चुअली पिछले चंद महीनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़े हैं और क्या असरात पड़ सकते हैं, क्या चैलेंजेस पाकिस्तान को इनकी वजह से पेश आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको हम इसमें देखेंगे। हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या इलाके में हो रहा है। इलाके कौन से हैं पाकिस्तान के आसपास? साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है और ईस्टर्न एशिया है, मिडिल ईस्ट है। इन इलाकों में क्या क्या हो रहा है और इन इलाकों का पाकिस्तान पे क्या असर हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और जो नेगेटिव असरात हैं उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान को क्या सद्देबाब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये चीज़ें आगे समझने से पहले हमें पाकिस्तान के मैप का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के आसपास कौन से इलाके हैं। ये आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ईस्ट में अफगानिस्तान है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, ये नॉर्थ वेस्ट पड़ जाता है। ईस्ट सिर्फ वेस्ट में अगर बात करें तो ईरान है, ईस्ट में इंडिया है, ऊपर चाइना है। चाइना को यहाँ से चेंज कर रहा है वखान कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। ये सारा रीजन जो है ये सेंट्रल एशिया आ जाता है और इधर ये वाला रीजन जो है इसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट। इंडिया के बाद ये सारा साउथ एशियन रीजन के बाद ये जो है ये आसियान कंट्रीज है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे सेंट्रल एशिया है और ये ईस्टर्न एशिया है जिसमें चाइना, जापान, etc ये वाले ममालिक आ जाते हैं और ऊपर रशिया है। ये पाकिस्तान का मोहल्ले वकू है जो जो ममालिक आसपास मौजूद है। यहाँ से आप मजीद देख सकते हैं, बड़ी डायग्राम दी हुई है, यहाँ से आपको आसानी से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का मेन वास्ता किन ममालिक से पड़ता है। अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा पड़ता है, इंडिया से पड़ता है, चाइना से, ईरान से, और ये आसपास के ममालिक में जो कुछ होता है ये भी पाकिस्तान को असरअंदाज करती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले हम ये सारी इनको डिटेल पढ़ेंगे। ये जो चेंजिंग रीजनल पर्सपेक्टिव हैं इस रीजन के अंदर जो जो तब्दीलियां हो रही हैं मौजूदा दौर के अंदर, एक एक तब्दीलियों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इन रीजन्स को देख लें कि ये तो पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर में। पाकिस्तान के इर्द गिर्द अगर आप देखें ये इंडिया है रेड कलर में, अफगानिस्तान है, ये दोनों पाकिस्तान के हॉस्टाइल कंट्री हैं, पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। इसके अलावा ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद ईरान है, ईरान के बाद नेपाल, भूटान वगैरह हैं। यहाँ पे आपको ये सारा जो रीजन है ये इस कलर का, ये सेंट्रल एशिया है, ये मिडिल ईस्ट है और ये आसियान कंट्रीज हैं, ऊपर ये रशिया है। अच्छा, यहाँ पे ना इंडिया जो है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। ये फ़ायदा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मसला ये है कि ये पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान जब से बना है तब से इसके साथ इख्लाफात है। ये जो है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो है ना इसके साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन नहीं है, पहले अच्छे होने के चांसेस से नहीं है। ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे कई मसले बन रहे हैं। ईरान जो है इसके ऊपर पाबंदियाँ हैं इंटरनेशनली, और ईरान और सऊदीया का कन्फ्लिक्ट भी रहा है और लेकिन अभी कम हो गया। और इसके अलावा यहाँ सीरिया में मसले होते हैं अच्छे खासे, और ये जो है इसराइल, यहाँ पे गज़ा इसराइल वार चल रही है। ये सारे जो इश्यूज मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं ये भी पाकिस्तान को अफेक्ट करते हैं। ऊपर ये कार्स हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये एनर्जी रिच कंट्रीज हैं। यहाँ से इनको सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू समुंदर की तरफ रास्ता मिल सकता है। ये बड़ी अहमियत का हमल है। अगर पाकिस्तान को रास्ता देता है तो पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो यहाँ से पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा ये चाइना है, ये वाला सारा चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है और चांसेस हैं कि ये दुनिया की पहले नंबर पे इकॉनमी बन जाए, लेकिन अभी उसे टाइम लगेगा। ये यूएसए का सबसे बड़ा राइवल कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा ये जो आसियान कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्री, ये मतलब कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज हैं दुनिया की। ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पाकिस्तान के लिए अगर इनसे तजारत करते हैं। ये एक दफ़ा मैंने ओवरव्यू आपको बताया है कि, और अब यहाँ पे जो जो इश्यूज बन रहे हैं इस रीजन के अंदर उनको हम एक एक करके डिटेल पढ़ते हैं। ये सिर्फ आपको एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया। अब देखते हैं हम रीजनल जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सबसे पहले यूएस चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है, यूएस चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है ना, जो इस रीजन, हालांकि यूएसए मौजूद तो नॉर्थन अमेरिका के अंदर है, लेकिन इसका यहाँ पे कैसे असर होगा ये हम देखते हैं। और ये असल में यूएसए जो है ना एक ग्लोबल पावर है और ये दुनिया के अंदर हर कहीं अपनी हेजमोनी कायम करना चाहता है। इस मैप को और से देखें, इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि यूएसए और चाइना
यूएसए और चाइना किस तरह से एक दूसरे को काउंटर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाइना को बताता हूँ कि ये वाला जो रीजन है ना, इस वाले रीजन को समझिए। ये वाला इंडियन ओशन है और ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, इस सारे रीजन को मिला के इंडो पैसिफिक बोलते हैं। ये जो रीजन है ये ट्रेड के लिहाज से बड़ी अहमियत का हमल है। ट्रेड के लिहाज से बहुत अहमियत का हमल है। अब क्योंकि ये रीजन जो ये समुंदर है, इंडो पैसिफिक रीजन है, ट्रेड के हवाले से बहुत अहम है, तो यहाँ पे चाइना और यूएसए की एक किस्म की वार सी रहती है, कन्फ्लिक्ट रहता है। इस कन्फ्लिक्ट के चाइना ने ना ये किया हुआ है कि चाइना की एक तो पाकिस्तान की ये ग्वादर के ऊपर एक पोर्ट है यहाँ पे, और एक है श्रीलंका के ऊपर हम्बनटोटो, और यहाँ पे जो है ना म्यांमार, यहाँ पे चाइना की पोर्ट मौजूद है। चाइना इसके अलावा बांग्लादेश में भी मौजूद है, चाइना इसके अलावा मालदीव्स में भी मौजूद है, और इधर अफ्रीका में डिजिबूटी है, वहाँ भी मौजूद है। अब आप देखेंगे यहाँ शीशल्स आइलैंड है अफ्रीका के साथ, उनमें भी ये मौजूद है। अब ये देखेंगे ये ना चाइना इस तरह से एक घेरा सा बनाया हुआ उसने, यहाँ से ये सारे इन कंट्रीज़ को अगर जोड़ दें तो ये बांग्लादेश वाला साथ, ये जो इसने एक कवर किया हुआ है पूरे इंडिया को। स्पेशली इंडिया क्योंकि यूएसए का अलाय है, यूएसए अलाय है, इसको घेरना चाइना के लिए ज़रूरी है अपनी तजारत को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखें इसने हर तरफ से इंडिया को घेरा हुआ है, यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, इन ममालिक में मौजूद है, और इस तरह से जो ये एक इसने घेरा डाला हुआ है, इसको बोलते हैं, जो ये इसने बनाया है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। चूंकि यूएसए इंडिया का हामी है, यूएसए और इंडिया ने चाइना के इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक नेकलेस ऑफ डायमंड नाम का एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। उसमें क्या है कि यूएसए की जो पोर्ट्स है, यूएसए जो है ये डिफरेंट ममालिक के अंदर मौजूद है। यहाँ इस मैप में आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे जापान के साथ, जापान में ये यूएसए मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया मैं आपको अगले मैप में दिखाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि यूएसए कहाँ कहाँ पे मौजूद है, जो चाइना कहाँ कहाँ पे मौजूद है। चाइना के लिए इस तरह से एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनती है इस तरह से, ठीक है, ये फिर चाइना आ जाता है। अब यूएसए और इंडिया का जो नेकलेस ऑफ डायमंड है वो किस तरह से बनता है। यूएसए मौजूद है यहाँ पे जापान के अंदर, और साउथ कोरिया के अंदर भी मौजूद है यूएसए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया का हम नहीं दिखाते क्योंकि वो इस रीजन में नहीं आता। इसके अलावा सिंगापुर में मौजूद है, फिलिपाइन में मौजूद है, ये थाईलैंड में मौजूद है, थाईलैंड में मौजूद है। थाईलैंड के अलावा ये डिफरेंट और कंट्रीज़ के मौजूद है। साउथ कोरिया के अंदर मौजूद है, बहरीन के अंदर मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, ये ना अब देखेंगे आपको ये जो एक लिंक सा बनाता है ना, इस तरह से लिंक बनाता है। अच्छा, मलेशिया के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे वो हैं इंडिया मौजूद है, इंडिया के आइलैंड्स मौजूद हैं, अंडमान आइलैंड है, और इसके अलावा ये इंडिया यहाँ पे खुद आ जाता है। ये इसके अलावा यहाँ पे ओमान के अंदर मौजूद है। इस तरह से चाइना, यूएस और इंडिया ने चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलायंस बनाया हुआ है। इस तरह से ये कन्फ्लिक्ट इस रीजन के अंदर मौजूद है। अब इस कन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान को क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस कन्फ्लिक्ट की वजह से एक चीज़ मैं इधर बताता चलूँ, वो बाद में हम देखेंगे कि इसकी वजह से ना चाइना की जो ट्रेड होती है मलाका से, इसको मैं कलर चेंज कर लूँ, चाइना की जो मोस्टली ट्रेड है ना वो इस स्टेट ऑफ मलाका के थ्रू होती है, ठीक है, इन कंट्रीज़ की तरफ। चूँकि यहाँ रास्ते में हर कहीं आपको यूएसए नज़र आ रहा है, यूएसए नज़र आ रहा है, मलेशिया में भी यूएसए किसी भी टाइम पे अगर इसको ब्लॉक कर देना इस रीजन को, तो चाइना के लिए बड़ा ख़तरा है। इसकी तकरीबन मोस्ट ऑफ द ट्रेड इसकी जो है बंद हो जाएगी। तकरीबन 40% जो ऑयल है चाइना का इधर से जाता है, ये बंद हो जाएगी।
इसके लिए चाइना जो अल्टरनेटिव पाथ निकाल रहा है, BRI वाला CPEC के जो जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो इसका अल्टरनेटिव है, इसलिए पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है। ये मज़ीद हम आगे डिस्कस करते हैं जब सारे इश्यूज़ को हम देख लेंगे। ये मतलब कि ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इस रीजन के अंदर क्यों है, और जो ये कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं US और चाइना का, इसमें पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्यों है। अच्छा जी, दूसरा है इंडो पाक कन्फ्लिक्ट। आपको पता है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया बने हैं 1947 से लेकर अब तक इनके दरमियान तकरीबन 4 जंगें हो चुकी हैं और बहुत सी झड़पें भी हो चुकी हैं। इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये पीसफुल नहीं रहे शुरू से ही, और अभी भी इनके पॉलिटिशियंस और अवाम एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। अभी भी इनके दरमियान जो तजारत की कमी की एक वजह इनकी दुश्मनी है। और हालांकि ये इंडिया जो है, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और इसका पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इंडिया को भी पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये दोनों साथ साथ मौजूद हैं, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ मौजूद हैं। अब दोनों पाकिस्तान कोई चीज़ अगर दूसरे इन कंट्री से, अरेबियन कंट्री से लेता है, तो वो अगर इंडिया से मिल रही है, या इंडिया जो अरेबियन कंट्री से कोई चीज़ मंगवाता है वो अगर पाकिस्तान से मिल रही है, तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाएगा दोनों का। तो इसलिए बड़ी अहमियत का हमल है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एनिमोसिटी है, दुश्मनी है, बड़े अरसे से एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और ये एक रीजन के लिए एक मसला है, चैलेंज है। अच्छा जी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा ये है कि बांग्लादेश ये भी रीजन के अंदर मौजूद है। इसमें अभी हुकूमत चेंज हुई है। शेख हसीना वाजिद को तलबा के प्रोटेस्ट ने गिरा दिया और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होगी, अवामी लीग की हुकूमत ख़त्म होगी। जैसे ही अवामी लीग की हुकूमत ख़त्म होती है तो बांग्लादेश में एक नया शिफ्ट आता है। जो ये हसीना वाजिद की अवामी लीग थी, ये प्रो इंडियन थे, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट आ रही है वो उस तरह से प्रो इंडियन नहीं है, और इंडिया उनको अपना एक किस्म का मुखालफ समझता है। जो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो चीफ एडवाइज़र बने हैं अब बांग्लादेश के अंदर, उनकी जो गवर्नमेंट है जो उसको इंडिया अपने लिए एक किस्म का ख़तरा समझता है और उसकी अच्छी खासी मुखालफत करता है। उनके लिए शेख हसीना वाजिद बेहतरीन थी, और शेख हसीना वाजिद के पाकिस्तान से इख्तलाफात थे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की हमायत में लोग बांग्लादेश में बोलते थे तो उनको कुचला जाता था। अवामी लीग के जो इस्लामी जमात है बांग्लादेश के अंदर, उसके बहुत से पॉलिटिशियंस को फांसियाँ भी दी गई, सज़ाएँ दी गई, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ हद तक लॉयल्टी होती है पाकिस्तान के साथ, इसी वजह से। लेकिन अब जो पार्टीज़ आ रही हैं बांग्लादेश के अंदर, पावर में आ रही हैं, आने के चांसेस हैं, वाजदा ज़िया के आने के चांसेस हैं, इस्लामी जमात के आने के चांसेस हैं, वो पाकिस्तान की मुखालिफ पार्टियाँ नहीं हैं। कुछ हद तक पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी रखती हैं, हमदर्दी रखती हैं किसी न किसी हद तक। अच्छा जी, ये बांग्लादेश की सूरत हाल है। बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल। अफगानिस्तान का रीजन आपको पता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल साथ मौजूद है। यहाँ पे होता ये है कि 15 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है। इस तालिबान की गवर्नमेंट को लाने में पाकिस्तान का अच्छा खासा किरदार रहा है। पाकिस्तान ने दोहा के अंदर इन दोनों के मतलब कि USA और तालिबान के दरमियान सुलह करवाई थी, रिकन्सिलिएशन करवाई थी, जिसके मुताबिक USA ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा और अफ़गानिस्तान को वो अफ़गानिस्तान की जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसके हवाले करके गया, लेकिन वो तालिबान के सामने ठहर ना सकी वो गवर्नमेंट, और उन्होंने सरेंडर कर दिया। 15 सितंबर 2021 को अफ़गानिस्तान के तालिबान पावर में आ गए। लेकिन जो ये तालिबान की पावर आई, पहले तो पाकिस्तान इसको समझ रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मसला ये बना है कि जो ये तालिबान है ना, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पहले इनसे ये मुआहदा था कि वो TTP और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको रिफ्यूज नहीं देगा। लेकिन अब अफ़गानिस्तान इस मुआहदे पर पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। TTP जो है इसकी पनागाहें अफ़गानिस्तान के अंदर है और वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए इस वजह से ख़तरा है। और दूसरा, अफ़गानिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद मिलिटेंट ग्रुप इकट्ठे हो चुके हैं। वो बहुत से मिलिटेंट ग्रुप हैं जो यहाँ से अफ़गानिस्तान में पनाह लेते हैं और चाइना पे भी अटैक करते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पे अटैक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दाइश जो ISIS थी इराक़ और सीरिया के अंदर, ISK के नाम से इधर सर उठा रही है, और वो भी पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा है। इस वजह से अफ़गानिस्तान जो है यहाँ की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। इंडिया की मैं पहले बता चुका हूँ इंडिया में क्या हो रहा है। और इसके बाद अगली है डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट जो है ना, ये बड़े लंबे अरसे से
ये बहुत से इख्तलाफात का शिकार रहा है। पहले यहाँ पे सऊदी अरब और ईरान जो थे इनका इख्तलाफ रहा, लेकिन चाइना की मदद से ये इख्तलाफ ख़त्म हुआ काफ़ी हद तक। और अब जो है मज़ीद इख्तलाफात हो रहे हैं, मज़ीद मसले बने। एक तो गज़ा इसराइल वार है। इसके अलावा यमन के अंदर जो क्राइसिस है, यमन के जो हौसी हैं वो यहाँ पे मौजूद जो अमेरिकन बेड़े हैं उन पे अटैक करते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे मसाइल पैदा हो रहे हैं इंटरनेशनली दुनिया के लिए। और इसके अलावा सीरिया की सूरत हाल है जहाँ पे ईरान भी मौजूद है, टर्की भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है और यूएसए एंड यूके भी मौजूद है। इन ममालिक के दरमियान यहाँ एक किस्म का मतलब कि प्रॉक्सी वार्स हो रही हैं। इन ममालिक की प्रॉक्सी से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं सीरिया के अंदर। और इराक़ के अंदर भी अमेरिका का कंट्रोल है अच्छा खासा। जो साथ में जो ईरान है, ईरान की सूरत हाल ये है कि ईरान को प्रॉब्लम चाइल्ड ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि इसके बहुत से ममालिक के साथ इख्तलाफात हैं, सऊदी अरेबिया के साथ इख्तलाफात रहे हैं। और इसराइल को सबसे बड़ा थ्रेट ईरान से है और इसराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। और ईरान के ऊपर उसने इंटरनेशनली सैंक्शंस लगाई हुई हैं और इंटरनेशनली सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान आसानी से ईरान के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं हैं, ईरान के साथ ठीक ठाक हालात हैं, अच्छे हालात हैं, लेकिन वो ट्रेड इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं इंटरनेशनली। तो ये मुल्क भी पाकिस्तान के साथ उस तरह से मतलब कि फ़ायदेमंद नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इख्तलाफात है और यहाँ से भी चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हैं। और फ़ायदे यह है कि ये जो सारे ममालिक हैं ये इस्लामी ममालिक हैं, ये वाले ममालिक जो हैं इस्लामी ममालिक हैं और इनसे पाकिस्तान को जो तजारत करके अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यह तेल के लिहाज से अच्छे खासे मालामाल हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, इन जो चेंजिंग रीजनल पर्सपेक्टिव्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक। हर मुल्क की तरफ से देखेंगे। हर मुल्क की तरफ से सबसे पहले हम देखते हैं जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से क्या चैलेंजेस हैं। यूएस और इंडिया का जो अलायंस बन रहा है, इस अलायंस की वजह से खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो मुतासर हो रही है। हो ये रहा है कि जो यूएसए है ना वो इंडिया को मज़ीद असला प्रोवाइड कर रहा है। क्वाड की जो उनका एक अलायंस है उसके नतीजे में। इसके अलावा I2U2 इनके दरमियान हुआ है, इंडिया, यूएसए, इसराइल और यूएई वगैरह के दरमियान में। अच्छा, ये भी पाकिस्तान, ये सारे जो अलायंस हो रहे हैं इनके दरमियान, यूएसए और इंडिया के दरमियान, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। ठीक है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का मैंने बताया, यहाँ पे जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो सरासर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि तालिबान की वजह से यहाँ पे टीटीपी उरूज पे आ गई है। टीटीपी के अलावा यहाँ पे ISK जो है वो उरूज पे आ रही है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकती है। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर, टीटीपी के लोग अटैक करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से जो ये वाखान कॉरिडोर है, ये वाहिद रास्ता है जिसके थ्रू पाकिस्तान सेंट्रल एशियन जो कार्स हैं ऊपर मौजूद हैं, कार्स कंट्रीज़ हैं, इनके साथ तजारत कर सकता है। ये कंट्रोल में है अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान इनके साथ आसानी से तजारत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की यहाँ से जो पाइपलाइंस गुजरनी थी, जो मुआहदा हो चुका था, तापी जो है एक मशहूर है, TAPI, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ से मिलके, तो वो अफ़गानिस्तान की जो ख़राब सूरत हाल है उसकी वजह से नहीं गुजर पा रही। इसके अलावा पाकिस्तान की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात नहीं बन पा रहा है अच्छे से। CPEC भी जो यहाँ से गुजरेगा, अफ़गानिस्तान के साथ साथ से बन रहा है, उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इधर भी अटैक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ETEIM जो नाम का एक ग्रुप है, ये यहाँ से उठता है और चाइना पे अटैक करता है और वापसी पे पना लेता है यहाँ पे। ये चाइना के लिए भी खतरा है, चाइना के इस रीजन के लिए खतरा है जहाँ से CPEC निकलना है, CPEC का रास्ता निकलेगा। तो इसलिए अफ़गानिस्तान भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान के चैलेंजेस मैंने बता दिए। देन बताता हूँ मैं ईरान के ऊपर पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। इन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान यहाँ से तजारत नहीं कर सकता। इसके अलावा ईरान के इस रीजन में ना, सिस्तान का ये रीजन है, इस रीजन में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है और पाकिस्तान के इस रीजन में भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। ये सारा, यहाँ भी बलोच हैं और यहाँ भी बलोच हैं। ये दोनों का एक दूसरे के करीब होना ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और ईरान के लिए भी वैसे ख़तरा है।
यहाँ साथ साथ होना इन दोनों का, क्योंकि ये दूसरे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं और वापसी पे ईरान के अंदर जाके पनाह ले लेते हैं। ये इस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो ये यमन है, यहाँ पे हौसी मौजूद हैं, हौसी बागी मौजूद हैं, जो यहाँ पे गुजरने वाली यूएसए एंड यूके की जो शिप्स होती हैं उन पे अटैक करते हैं। यूएसए और यूके यहाँ पे अटैक वापसी पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इख्तलाफ रहता है, जब रीजन के अंदर मसला बनेगा, कोई कन्फ्लिक्ट होगा, तो वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाएंगे अच्छी खासी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट में सऊदीया और ईरान, अब तो मसला टल गया है, लेकिन यहाँ से फिर भी कुछ ना हद तक शिया सुन्नी जो इख्तलाफात हैं वो होते रहते हैं थोड़े बहुत। लेकिन चाइना ने जो डील करवाई है ये पिछले साल, तो उस डील की वजह से अच्छा खासा मसला रुका हुआ है। लेकिन ये है कि अब चांसेस हैं कि ईरान और जो इसराइल है, इनका जो मसला है ये एस्केलेट हो सकता है। पिछले दिनों आपको पता है कि जो हमास के चीफ थे इस्माइल हानिया, वो ईरान के अंदर मौजूद थे और ईरान के अंदर अटैक करके इसराइल ने उसको मार दिया, और इसकी वजह से ईरान की सालमियत के लिए एक ख़तरा साबित हुआ। ईरान किसी भी वक्त, किसी भी टाइम इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है, और यहाँ पे ये जो खित्ता है ये सारा एक फुल फ्लैज वार के अंदर तब्दील हो सकता है। जब ये फुल फ्लैज वार के अंदर तब्दील होगा तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, ये रेड सी स्टेट ऑफ हॉर्मज़, ये रास्ता रुक जाएगा। अच्छा जी, ये सारा रास्ता रुक जाएगा और इसकी वजह से मसाइल पैदा होंगे। दूसरा ये है कि पूरा मिडिल ईस्ट लपेट में आ जाएगा। मिडिल ईस्ट लपेट में आएगा तो ना सिर्फ ये वाले जो चाइना का रूट है, जो यहाँ से गुजरना था हॉर्मज़ से, बाब अल मंदब से, ये सारे रूट बंद हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये तो सारे चैलेंजेस थे पाकिस्तान के। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं ये हम देखते हैं, फ़ायदे क्या हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से जो स्टीफन कोहन है, ये एक मशहूर राइटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक किताब लिखी है। उस किताब के अंदर ये कहते हैं कि वाइल द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन अनकाइंड टू पाकिस्तान, इट्स ज्योग्राफी हैज़ बीन इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट। इट हैज़ रिसोर्सेज रिच एरिया इन नॉर्थ वेस्ट, पीपल रिच इन नॉर्थ ईस्ट। अच्छा जी, पाकिस्तान के वो कहता है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो वैसे पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान की ज्योग्राफी में इसके लिए दौलत मौजूद है, इसके लिए फ़ायदे मौजूद हैं, और इस ज्योग्राफी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकता है। इस ज्योग्राफी की जो मैंने एक तो ज्योग्राफी है, दूसरी जो पाकिस्तान की लोकेशन है, उसके हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि आसपास जो मालिक मौजूद हैं बड़ी अहमियत के हमल है। उन सब मालिक को पाकिस्तान की ज़रूरत है, सारे मालिक को ज़रूरत है पाकिस्तान की। अब देखें, मैंने आपको पहले बताया कि चाइना जो है ना, चाइना को यहाँ से तजारत करता है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ जाता है, बाब अल मंदब की तरफ जाता है, यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ फिर तजारत करता है, फिर एशिया ये अरेबियन कंट्रीज़ के साथ करता है, ओमान, यमन और सऊदी अरेबिया के साथ। यहाँ से इसका मतलब कि अरेबियन कंट्रीज़ से जो ऑयल आता है वो इसी रूट के थ्रू आता है। और मसला ये है कि यहाँ भी चाहे अमेरिका मौजूद है, यहाँ भी मलेशिया के अंदर भी अमेरिका मौजूद है, कम्बोडिया के अंदर भी मौजूद है, इन सारे रीजन्स ये इंडिया के ही हैं। आइलैंड्स जो हैं, अंडमान आइलैंड्स, इधर इंडिया खुद मौजूद है। तो ये सारे इधर आसपास दिखेंगे तो यहाँ साउथ कोरिया में ये मौजूद है, ठीक है, फिलिपाइन में मौजूद है, थाईलैंड में मौजूद है, कम्बोडिया, मतलब इन सारे ममालिक के अंदर मौजूद है। जो ये है, इसका नाम क्या है, यूएसए मौजूद है। यूएसए किसी भी टाइम पे इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। यूँ ही ये रास्ते को ब्लॉक करेगा तो चाइना का जो ऑयल की जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी की सारी कट हो जाएगी। जब ऑयल की ये ट्रांसपोर्ट कट हो जाएगी तो अब चाइना को कोई एक रास्ता तो चाहिए। चाइना के लिए तो सबसे बड़ी नेमत ही इकॉनमी है, वो अपनी इकॉनमी की बेस पे तो जंग लड़ रहा है, और ये इसी बेस सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है और फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के चांसेस हैं कुछ सालों तक। और यूएसए कभी भी नहीं चाहता कि चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी बने, क्योंकि यूएसए इसका सबसे बड़ा राइवल है। तो यूएसए कभी भी किसी भी टाइम पे इसको किसी भी बहाने से ये रास्ता ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए इस रास्ते के अल्टरनेटिव के तौर पे चाइना ने एक मंसूबा बनाया है, BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो गुजरेगा कई मालिक में से, लेकिन इसका जो मेन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो CPEC है। CPEC कहाँ से गुजरेगा?
पाकिस्तान से गुजरेगा, पाकिस्तान की ग्वादर एयरपोर्ट। ये पाकिस्तान में से 3 रास्ते गुजरेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 रास्ते हैं पाकिस्तान में से गुजरेंगे, इनकी वजह से ये आधे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। ये अभी मतलब कि 2015 से स्टार्ट है, 2014 से ऐलान हुआ था, और अब मोस्टली प्रोजेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं। अभी मज़ीद ये दूसरा सेकंड फेज़ चल रहा है। अब इसके अंदर ये है कि जब यहाँ से ये रास्ते बन रहे हैं तो ये वाला जो पाकिस्तानी रीजन है ये डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी हो रही है। जो भी आसपास के मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हैं किसी न किसी तरह से। और पाकिस्तान का जो ये रीजन है, पाकिस्तान जो है, ये इस तरह से मार्केट हब बनता चला जाएगा। यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनेगा सीपीए की वजह से। जो चाइना है वो $62 बिलियन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, अभी कुछ कर सकता है, कर चुका है और मज़ीद कर रहा है। और इतना ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान की यहाँ पे मार्केट बढ़ेगी तो मज़ीद मालिक यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा ये तो चाइना के लिए पाकिस्तान का फ़ायदा है। दूसरा, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया ये सारे कार्स मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। इन किसी भी कंट्री को अगर गर्म पानी तक रास्ता चाहिए तो ये रास्ता इनको प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। इनको गर्म पानी तक रास्ता चाहिए, ये रास्ता कहाँ से मिलेगा? ये अगर BRI या CPEC हिस्सा बनते हैं तो ये पाकिस्तान इनको रास्ता देगा, ठीक है। पाकिस्तान के थ्रू ये इंडियन ओशन तक पहुँच सकते हैं और बाकी माल के साथ तजारत कर सकते हैं। अब ये है कि पाकिस्तान को रास्ता देगा और बदले में ये जो कंट्रीज़ हैं ये एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो इन कंट्रीज से पूरी हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस रहता है, तो इस क्राइसिस को पूरा किया जाएगा इसके थ्रू, ठीक हो गया। दूसरा यह है कि अफ़गानिस्तान जो है इसके पास भी कोई समुद्र की तरफ रास्ता नहीं है, अफ़गानिस्तान भी इसी के थ्रू निकलेगा, ठीक है। पाकिस्तान ही के ऊपर डिपेंडेंट है अफ़गानिस्तान भी। ये चीज़ें होगी। अच्छा जी, इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा ली जाती हैं तो ईरान से पाकिस्तान को सस्ता तेल मिल सकता है, ठीक है। सस्ता तेल मिलेगा, उसको पाकिस्तान अपनी एनर्जी जो नीड्स हैं उनका पूरा करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकता है। दूसरा ये है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के डिफरेंट किस्म के मुआहदा हो रहे हैं, तो उन जो एग्रीमेंट्स हैं उनका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मिडल ईस्ट है ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान जो एनर्जी की नीड्स हैं वो यहाँ से भी पूरी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अहमियत इसलिए भी है कि पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है, वाहिद कंट्री जिसके पास एटम बम है, और ये पाकिस्तान को एक यूनिक पोजीशन देती है ये चीज़। और पाकिस्तान का रसूख रहता है पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर, क्योंकि वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसके पास ये एटमी पावर है। अच्छा जी, इसके अलावा इंडिया जो है ये मान लिया कि पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान के इसके साथ इख्तलाफात हो चुके हैं माजी में बहुत ज़्यादा और अभी भी हैं, लेकिन इंडिया जो है ना 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया के थ्रू पाकिस्तान की तजारत बहुत अच्छी हो जाएगी और पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, इंडिया को भी पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों माल के बार्डर साथ मिलते हैं, दोनों माल बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। बानिस्बत के पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से या अरेबियन कंट्रीज से कोई चीज़ ख़रीदता है या इंडिया कोई चीज़ ख़रीदता है या आसियान कंट्रीज से कोई चीज़ ख़रीदता है, दूर से लानी पड़ती है तो अच्छी खासी कॉस्ट आ जाती है उस पर। लेकिन वही चीज़ अगर पाकिस्तान इंडिया से ख़रीदेगा या इंडिया पाकिस्तान से ख़रीदेगा तो दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान यहाँ से खरीद सकता है, बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया से IT सेक्टर में हेल्प ले सकता है और भी बहुत तरह की सर्विसेज हैं पाकिस्तान इंडिया से ले सकता है, ठीक हो गया। ये थी अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान की लिए। और दूसरी ये है कि अफ़गानिस्तान के जो बांग्लादेश है यहाँ पे जो गवर्नमेंट आई है वो एंटी इंडिया कह सकते हैं उसको काफ़ी हद तक, क्योंकि एंटी इंडिया भी नहीं तो मतलब पाकिस्तान के हक़ में है कुछ हद तक। जो पहली जो गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी। अब ये वाली जो गवर्नमेंट है इसके भी पाकिस्तान के लिए फ़वायद है, ठीक हो गया। ये थी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं इन चेंजिंग रीजनल पर्सपेक्टिव्स के अंदर। चेंजिंग रीजनल जो कंडीशंस हो रही हैं उनके अंदर पाकिस्तान इस तरह से फ़ायदे हासिल कर सकता है। अच्छा, जो ये चैलेंजेस हैं जो मैंने पीछे बताया, अब इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अब पाकिस्तान क्या सोल्यूशन ले सकता है उन सोल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं जो भी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, जो भी ये रीजन के अंदर होने वाले कन्फ्लिक्ट बताए हैं, इन कन्फ्लिक्ट्स को मैं एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ।
मैंने बताया कि ये पाकिस्तान मौजूद है, ये पाकिस्तान मौजूद है। इंडिया है, इंडिया एक तरफ तो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, दूसरा पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भी है, ठीक है, ये दो नुकसान है। दूसरा ये चाइना है, चाइना 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, और चाइना का जो रास्ता है यहाँ से गुजरता है ट्रेड का, लेकिन पाकिस्तान इसको अल्टरनेटिव रूट देता है यहाँ से, क्योंकि ये जो रूट है इसको यूएसए किसी भी टाइम पे बंद कर सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये ईरान, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट ग्रुप है टीटीपी एंड आईएसके ईटीसी, वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। लेकिन जो अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है गर्म पानियों के लिए, रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ते के लिए डिपेंडेंट है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो मतलब कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अफगानिस्तान के अंदर होती हैं, तो उनको पाकिस्तान यहाँ से अफगानिस्तान से ख़रीद सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो कंट्रीज़ हैं ये हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं, एनर्जी रिच कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ को पाकिस्तान की ज़रूरत है गर्म पानी तक जाने के लिए। ईरान है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन अगर ये सैंक्शंस हटती हैं तो इसके नतीजे में पाकिस्तान ईरान से सस्ता तेल खरीद सकता है। दूसरा, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये सारे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इनके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और इनसे भी पाकिस्तान अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करता है। लेकिन यहाँ भी इख्तलाफ हैं, एक तो ये गज़ा इसराइल वाला, और दूसरा ईरान और सऊदीया का इख्तलाफ रहा है, लेकिन अब ये अमन है यहाँ तक, लेकिन कुछ पता नहीं चलता ये कि कब ये हालात बदल जाए। दूसरा, रशिया जो है इसको भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ सकती है, रशिया को गर्म पानियों तक एक्सेस हासिल करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो ये पाकिस्तान से गुजरेगा। इसको भी, ये भी अगर BRI का हिस्सा बनता है तो इसको पाकिस्तान पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और पाकिस्तान रशिया से फ़ायदा हासिल कर सकता है अच्छा खासा। अच्छा जी, ये था ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, इसमें मैंने एक दफ़ा दोबारा बता दी। अब दोबारा देखें, ये देखें कि इसका सोल्यूशन क्या है जो ये मसाइल बन रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान इस रीजन के अंदर ना इन सॉल्यूशंस को हल करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, एक तो है HCO और दूसरी है सार्क। HCO के अंदर 10 ममालिक मौजूद हैं मेनली, जिनमें सबसे, मैं मैप के पास जाता हूँ, ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है, इस मैप में देखें, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और ये रशिया जो है, ये जो चाइना है और पाकिस्तान है, अब ईरान भी इसका हिस्सा बन चुका है, ये जो सारे कंट्रीज़ हैं ना, ये नेपाल भूटान वगैरह नहीं है, ये सारे कंट्रीज़ हैं, ये HCO का हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस HCO एक बहुत बड़ी तंजीम है और इसमें तकरीबन 1/4 पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से, इंडिया पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, ये बहुत बड़ी आबादी बन जाती है। अब चूँकि चाइना और रशिया, चाइना के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है, जिसकी वजह से इख्तलाफात रहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसको ये चाइना और रशिया मिल के इन इख्तलाफात को पाकिस्तान के ख़त्म करवा सकते हैं। HCO के प्लेटफॉर्म पे जो ये इश्यूज़ हैं, इनको टैकल किया जा सकता है। दूसरा जो ईरान के अंदर सैंक्शंस हैं, इन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकता उस तरह से। रशिया जो कि UNO का मेंबर है, एक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, चाइना ये भी परमानेंट मेंबर है, असर रसूख है इसका, इंडिया का भी असर रसूख है। अब ये ममालिक जो बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, ये ईरान की जो सैंक्शंस हैं उनका हल निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर मैंने बताया कि सूरत हाल गंभीर है। अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चाइना और रशिया HCO के प्लेटफॉर्म के थ्रू इनके जो यहाँ पे जो अमन के लिए कोशिशें कर सकते हैं, जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं उनको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि चाइना और रशिया का जो गर्म पानी तक रास्ता है वो अफगानिस्तान के पास से गुजरेगा। अगर पाकिस्तान में से गुजरता है तो अफगानिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इस रीजन में भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। इस रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा अगली है ये सार्क जो है ना, सार्क में पाकिस्तान और इंडिया मेन कंट्रीज़ हैं, टोटल वैसे इसमें 8 ममालिक हैं। सार्क चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में इख्तलाफात हैं, तो ये सार्क जो है ना वैसे ही फ्रीज हो चुकी है, कोई ख़ास इसका रोल नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात को ख़त्म करने में सार्क बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि ये सारे रीजन मुल्क अगर मिलेंगे, बात करेंगे, मुज़ाकरात होंगे,
तो इख्तिलाफ़ात ख़त्म होंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान तजारत होगी और ये अच्छा खासा पोटेंशियल है इनके अंदर तजारत का, और दोनों को ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सार्क के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं इन ममालिक के लिए, जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, इसके अलावा ट्रेड के लिए जो सेफ्टा वगैरह बने हुए हैं, ये इदारे बने हुए हैं, इनको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ से निकलने के लिए, इन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये थे जो मसाइल जो पाकिस्तान को दरपेश हैं आजकल के चेंजिंग रीजनल पर्सपेक्टिव की वजह से। इनके मैंने हल भी आपको बता दिए। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जो आप पूछेंगे इंशाल्लाह उसका आपको बर वक्त जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो नेक्स्ट जो इशू होगा अगले वीक के अंदर उसके ऊपर होगी। इसके अलावा करंट अफेयर के MCQs के ऊपर इसके बाद एक वीडियो आएगी फ्राइडे वाले दिन। जब तक अगली वीडियो नहीं आती तो तब के लिए खुदा हाफिज़।